हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, जिसमें स्टूडेंट्स के कहने पर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था रिवीजन करना वो है बिजनेस सर्विसेज। तो आज हम बिजनेस सर्विसेज के जिस टॉपिक को रिवीजन के लिए स्टार्ट करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। कल हमने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स 4 प्रिंसिपल्स की स्टडी की थी। आज हम उससे आगे नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं। फिफ्थ इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि सपोज कीजिए एक बंदे ने किसी असेट्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है। किसी असेट्स का क्या कराया हुआ है? इंश्योरेंस कराया हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। और जब इंश्योरेंस कराने के बाद वो असेट्स डैमेज हो गई, वो असेट्स क्या हो गई? डैमेज हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उस असेट्स के डैमेज होने पर आपके लॉस को कवर कर दिया। अब जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका लॉस कवर कर दिया तो उस डैमेज असेट्स को सोल्ड करके, ठीक है ना, जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। ठीक है ना, उस असेट्स को सोल्ड करके, उस डैमेज असेट्स को सोल्ड करके जो पैसा मिलेगा वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। तो यही कंसेप्ट है इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड के लॉस को पूरा कर दिया, उसके बाद जो उस डैमेज असेट्स की ओनरशिप है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगी और उस डैमेज असेट्स को सोल्ड करके जो भी पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। तो ये है हमारा कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। आप सेकंड लाइन से स्टार्ट कीजिए। व्हेन द इंश्योर्ड इज कॉम्पेंसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर और हिम। तो इन्होंने कहा कि जब इंश्योर्ड को जो लॉस हुआ है उस लॉस को कॉम्पेंसेट कर दिया गया है, यानी उस लॉस के लिए उसे पैसे दे दिए गए। ठीक है ना जी। तो द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी इंश्योरर के पास। इंश्योरर कौन होगा? कंपनी जो इंश्योरेंस करती है। समझ गए? तो यही हमारा कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का। क्लियर है क्या? तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने जब लॉस कवर कर दिया किसका? इंश्योर्ड का। ठीक है, तो जो डैमेज प्रॉपर्टी होगी, जो डैमेज असेट्स होगी, उसकी ओनरशिप किसके पास चली जाएगी? कंपनी के पास, इंश्योरर के पास। और उसे सोल्ड करके जो भी पैसा मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। तो ये कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का। क्लियर है क्या कंसेप्ट बिट आपके? तो ठीक है, तो जब इंश्योर्ड ने अपनी कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कराने के बाद वो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, ठीक है ना, तो जब वो असेट्स डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड के लॉस को कवर कर दिया। उसके बाद जो उस डैमेज प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी? इंश्योरर को हो जाएगी। यही कंसेप्ट कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, नेक्स्ट 6 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सिमा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सिमा। देखिए, मैं ही समझाऊंगा इसे। प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सिमा ये कहता है कि जिस कारण से आपने इंश्योरेंस कराया है वो इवेंट, कारण का मतलब इवेंट, जिस इवेंट के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है वो इवेंट हैपन होना चाहिए। यदि कोई और इवेंट होगा तो आपको कॉम्पेंसेट नहीं किया जाएगा, आपके लॉस को कवर नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल सुनिए, आप वीट मींस गेहूं, आप गेहूं इंडिया से फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं। ठीक है, आपने उसका मैरीन इंश्योरेंस कराया, यानी समुद्री इंश्योरेंस कराया कि कहीं शिप पानी में डूब ना जाए और डूबने के कारण आपको लॉस ना हो, तो आपने उन वीट का इंश्योरेंस कराया। ओके, किस कारण से कराया? मैरीन इंश्योरेंस, समुद्री इंश्योरेंस है, सी इंश्योरेंस है। समुद्र को सी बोलते हैं ना, सी इंश्योरेंस कराया। किस कारण से? कि कहीं जब हम वीट शिप के थ्रू भेज रहे हैं कहीं शिप रास्ते में डूब ना जाए। ठीक है, इसलिए आपने इंश्योरेंस कराया। शिप तो सही रहा, लेकिन रास्ते में जो भी वीट थे, गेहूं थे, उन्हें रैट ने डैमेज कर दिया, चूहे ने डैमेज कर दिया, तो आपके लॉस को कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने तो कराया था इंश्योरेंस मैरीन इंश्योरेंस और वो वीट डैमेज किए रैट ने। दोनों इवेंट अलग अलग हो गए।
तो जिस इवेंट के लिए आपने इंश्योरेंस कराया वो इवेंट होना चाहिए। अगर किसी और इवेंट के कारण आपको लॉस होता है तो आपके लॉस को कवर नहीं किया जाएगा। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। बस ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। मैं आपको इसी तरह से समझाता चलूंगा पॉइंट्स अपने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। पहले बताओ मुझे दोनों प्रिंसिपल क्लियर है जो मैंने आप सभी को पढ़ाए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, देखिए ये क्या कहता है। सपोज करो आपने अपने किसी असेट्स का इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस कराने के बाद भी आप अपनी असेट्स को उतनी ही केयर के साथ रखेंगे जितनी केयर के साथ इंश्योरेंस कराने से पहले आप उसको रखते थे। सपोज करो आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, तो जब बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, इंश्योरेंस कराने के बाद भी अपनी बाइक को उतनी केयर के साथ रखोगे जितनी केयर के साथ आप इंश्योरेंस कराने से पहले रखते थे। ऐसा नहीं है कि आपने इंश्योरेंस करा लिया तो आप केयर करनी बंद कर देंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस यही कहता है कि इंश्योरेंस कराने के बाद भी अपनी असेट्स को उतनी ही केयर के साथ रखें जितनी केयर के साथ आप उसे पहले रखते थे। पढ़ो इसे, देखो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड मस्ट टेक, इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस करा रहा है। इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इंश्योर्ड को अपनी प्रॉपर्टी को केयर के साथ रखना होगा। फिर यहां से इन द सेम वे, उसी तरीके से एज ही कुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द, जैसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले उसकी केयर करता था। क्लियर है? द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस, इंश्योर्ड केयरलेस नहीं होगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के बाद। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, ये इंश्योर्ड की ड्यूटी है टू मेक एज रीजनेबल एफर्ट्स, कि वो सभी एफर्ट्स करेगा ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रख सके। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कराने के बाद ही क्या हो जाएगा, वो केयरलेस हो जाएगा कि मैंने तो इंश्योरेंस करा लिया बस काम खत्म। ऐसा नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को उतनी ही केयर के साथ रखें जितनी केयर के साथ आप उसे पहले रखते थे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो वही ये आपके 7 प्रिंसिपल कंप्लीट हुए। अगर इनमें से आपको किसी भी प्रिंसिपल में दिक्कत हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते, मैं उसे समझा दूंगा दोबारा से 7 प्रिंसिपल में से। ठीक है, फास्ट जल्दी देखो, कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, सबरोगेशन देखो, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन ये कहता है कि यदि इंश्योर्ड ने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा दिया और इंश्योरेंस कराने के बाद वो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई और इंश्योरर कंपनी ने आपके लॉस को पूरा कर दिया, तो फिर वो डैमेज प्रॉपर्टी की ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास, जो डैमेज प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप किसके नाम में हो जाएगी? इंश्योरर के नाम में हो जाएगी। ठीक है ना? उसको सोल्ड करके जो भी पैसा मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने तो इंश्योर के लॉस को पूरा कर दिया। ठीक है, तो उसकी जैसे लॉस पूरा होगा उस डैमेज प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके नाम पे चलेगी? इंश्योरर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इसे मुझे ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जो पीपल्स होते हैं, हम सभी लोग होते हैं, सोचते हैं कि दोनों एक ही वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। किसका? इंश्योरेंस का भी और एश्योरेंस का भी। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल में देखें तो दोनों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। इंश्योरेंस और एश्योरेंस दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। समझ में आ गया? पब्लिक तो क्या समझती है कि दोनों सेम वर्ड्स हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल में देखें तो दोनों के अलग अलग डिफरेंट मीनिंग होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में तो तब इंश्योर्ड का मतलब जो इंश्योरेंस करा रहा है, इंश्योरेंस के केस में तो इंश्योर्ड के लॉस को तब कवर किया जाएगा जब जिस इवेंट के लिए उसने इंश्योरेंस कराया था वो इवेंट अगर होगा, हैपेंड होगा तो लॉस पूरा होगा, अदरवाइज वो इवेंट नहीं होगा तो लॉस कवर नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने अपने हाउस का फायर इंश्योरेंस कराया, तो मेरे हाउस में फायर के कारण नुकसान होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, तो ही मेरा लॉस कवर किया जाएगा। यदि फायर के कारण मेरे हाउस में कोई लॉस नहीं हुआ है तो मेरे लॉस को कवर, मुझे लॉस ही नहीं हुआ तो मेरा लॉस क्या कवर होगा?
समझ में आ गया? तो इंश्योरेंस के केस में तो तब आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, तब आपके लॉस को कवर किया जाएगा जब जिस इवेंट के लिए आपने इंश्योरेंस कराया वो इवेंट हैपन हुआ होगा। यदि वो इवेंट हैपन हुआ है तो आपके लॉस को कवर किया जाएगा, और यदि वो इवेंट हैपन नहीं हुआ है तो कोई लॉस भी नहीं हुआ है तो कोई कवर नहीं होगा। क्लियर है? जबकि एश्योरेंस की बात करूं, एश्योरेंस में आपको कॉम्पेंसेट किया ही जाएगा, चाहे जल्दी किया जाए या देर से हो, चाहे लेट सून हो या लेटर बाद में हो, आपको कॉम्पेंसेट आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा एश्योरेंस के केस में। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, यदि एक बंदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो उस केस में उसको कॉम्पेंसेट, उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जल्दी मिले या बाद में मिले। ये एश्योरेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप पहले उसे बुक से लेकर चलो, आपको बुक से अच्छा लगेगा, फिर देखते हैं ना। Generally, the terms insurance and assurance are considered the same thing. Generally, इंश्योरेंस और एश्योरेंस को एक ही चीज माना जाता है, बट these two are not, लेकिन दोनों एक समानार्थी, यानी दोनों का एक ही मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या मानकर चला जाएगा? वैसे तो ये मानकर चला जाता है दोनों एक हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल में देखें दोनों एक नहीं है। These two are different in meaning, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। एश्योरेंस रेफर, एश्योरेंस का मतलब एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है विच द सम एश्योर्ड इज बाउंड, जिसमें आपको पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे वो सून जल्दी मिले और लेटर का मतलब बाद में मिले, चाहे जल्दी मिले और बाद में मिले। इन केस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के केस में आपको पैसा मिलेगा व्हेन इंश्योर्ड सफर ए पर्टिकुलर लॉस, जब इंश्योर्ड को क्या होगा? लॉस होगा। तो एश्योरेंस के केस में तो पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे जल्दी मिले या देर से मिले, लेकिन इंश्योरेंस के केस में आपको तभी पैसा मिलेगा जब आपको पर्टिकुलर लॉस होगा। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, यदि हम बात करें फायर इंश्योरेंस की तो कॉम्पेंसेशन इज गिवन, जो पैसा दिया जाएगा इंश्योर को ओनली व्हेन, तब दिया जाएगा जब उसे फायर से कोई लॉस होगा। जब किससे लॉस होगा? तो इंश्योरेंस के केस में तो तब मिलेगा जब उसे कोई लॉस होगा। क्लियर है? बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन यदि आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट है एश्योरेंस का, क्योंकि इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर कंपनी इज बाउंड टू पे, जिसमें कंपनी बाउंड होगी कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए, आइदर एट द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, या तो इंश्योर की डेथ पर वो पैसा दिया जाएगा, या एक फिक्स टाइम के एक्सपायर होने के बाद वो पैसा दे दिया जाएगा। इसलिए पैसा मिलना ही मिलना है। समझे अब डिफरेंस? तो इंश्योरेंस के केस में तो तब पैसा मिलेगा जब आपको एक पर्टिकुलर लॉस होगा, लेकिन एश्योरेंस के केस में आपको पैसा मिलना ही मिलना है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, यदि सपोज कीजिए एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस कराया 15 साल के लिए, अगर 15 साल से पहले उसकी डेथ हो गई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या उसकी वाइफ चिल्ड्रंस होंगे उनको पैसा मिल जाएगा, और यदि 15 साल तक उसकी डेथ नहीं होती तो टाइम एक्सपायर होने के बाद उसको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो एश्योरेंस के केस में पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे जल्दी मिले या बाद में, लेकिन इंश्योरेंस में कब मिलेगा? जब आपको एक पर्टिकुलर लॉस होगा। तो हो गया डिफरेंट मीनिंग, लेकिन पब्लिक इसे एक ही समझती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? एश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस ही होता है। एश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का ही एक एग्जाम्पल है। क्लियर हो गई बात? सुनो, इंश्योरेंस में तो फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस आ जाता है, लेकिन एश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या आपको डिफरेंस की लिस्ट में पता चला? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस और एश्योरेंस। है आपकी बुक में इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस कितने पॉइंट्स दिए गए हैं? 3। फर्स्ट, इंश्योरेंस की बात करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योर्ड है मस्ट सफर ए डैमेज और लॉस, इंश्योर्ड को डैमेज या लॉस होना चाहिए तभी उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। कॉम्पेंसेशन का मतलब उसके लॉस को कवर किया जाएगा। तो इंश्योरेंस के केस में यदि इंश्योर्ड को कोई लॉस हुआ है तभी उसके लॉस को कवर किया जाएगा। जबकि एश्योरेंस में इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड, जो अमाउंट होगी वो पे की जाएगी, वेदर या तो इंश्योर्ड को लॉस हो या ना हो, पैसा मिलना ही मिलना है। तो इंश्योरेंस में कब मिलेगा पैसा?
लॉस होगा, और एश्योरेंस में चाहे लॉस हो या ना हो पैसा मिलना ही। समझ गए पहला डिफरेंस। सेकंड, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन। इंश्योरेंस तब यूज किया जाएगा जब क्या होगा, रिस्क अनसर्टेन, अनिश्चित हो भी सकता है, और अब फायर घर में लग भी सकती है और नहीं भी, कोई सर्टेन को यह निश्चित है कि लगेगी, फायर लग भी सकती है और नहीं भी। तो इंश्योरेंस वहां पर यूज किया जाएगा जहां पर रिस्क अनसर्टेन होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन एश्योरेंस यूज होगा व्हेन रिस्क इज सर्टेन, जहां पर रिस्क सर्टेन है। भाई एक बंदे की डेथ तो होनी ही, चाहे जल्दी हो या देर में हो। क्लियर है? तो इंश्योरेंस तो वहां यूज होगा जहां रिस्क अनसर्टेन होगा, और एश्योरेंस वहां होगा जहां रिस्क सर्टेन है, होना ही होना है। क्लियर हो गई बात? इन इंश्योरेंस द कॉम्पेंसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट। इंश्योरेंस के केस में जो आपको लॉस दिया जाएगा वो किसी इवेंट के हैपेंड होने पर दिया जाएगा, किसी घटना के होने पर दिया जाएगा। लेकिन एश्योरेंस में जो कॉम्पेंसेशन पेड किया जाएगा वो हैपेंड हो भी सकता है, और वो घटना हो भी सकती है और नहीं भी, तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए भाई? यदि मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस का एग्जाम्पल हो गया फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन को सी इंश्योरेंस, समुद्री इंश्योरेंस बोलते हैं, और एश्योरेंस में क्या आ गया, लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है ना? हम यहां से जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, 3 टाइप्स को कवर करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है? तो अब क्या टॉपिक आ गया हमारा कि इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस। समझ गए? पढ़िएगा, द लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद 2 टाइप ऑफ रिस्क। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस, जी हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का फर्स्ट टाइप है लाइफ इंश्योरेंस। तुम समझते हो, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना। इन्होंने कहा लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद 2 टाइप ऑफ रिस्क। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 2 तरह के रिस्क आते हैं। फर्स्ट, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली। ठीक है? तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 2 रिस्क आएंगे। पहला रिस्क, एक बंदे को लगता है कि मेरी डेथ अर्ली, जल्दी हो जाएगी। एक बंदे को क्या लगता है कि मेरी डेथ जल्दी हो जाएगी। रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, बंदे को ये लगता है कि मेरी डेथ बाद में होगी, देर से होगी। तो एक बंदा इन दो रिस्क के कारण अपना लाइफ इंश्योरेंस कराता है। पहला कारण क्या, इसके माइंड में क्या डर रहता है कि मेरी डेथ जल्दी हो जाए, और दूसरा लेट हो जाए। इसे मुझे सुनो ध्यान से। जब बंदे को ये लगता है ना कि मेरी डेथ जल्दी हो जाएगी, तो वो सोचता है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस करा लूं कि कहीं मेरी डेथ जल्दी हो गई तो बाद में मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को फाइनेंशियली पैसे का सपोर्ट मिलेगा। इसलिए पैसे का सपोर्ट लेने के लिए वो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है। समझ गए? क्या रहता है रिस्क, फियर क्या रहेगा एक बंदे के माइंड में कि कहीं, फियर का मतलब समझते हो, डर। क्या डर रहेगा कि कहीं मेरी डेथ जल्दी ना हो जाए, और अगर हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। इसलिए वो लाइफ इंश्योरेंस कराता है कि ताकि अगर डेथ जल्दी भी हो जाए तो मेरी जाने के बाद मेरी फैमिली को पैसे का सपोर्ट मिलेगा। समझ गए? दूसरा डर रहता है बंदे को कि कहीं मेरी डेथ देर से ना हो। आप सभी समझते हैं कि यदि उसकी डेथ देर से हो रही है तो उसे लगता है कि जब ओल्ड एज आएगी तो ओल्ड एज में फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है ना? इस कारण से वो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है। इतनी बात समझ में आ गई? उसे क्या लगता है कि मेरे जाने के बाद अगर मेरी डेथ देर से होती है तो मुझे ओल्ड एज में पैसों का सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए वो अपनी लाइफ का क्या कराता है, इंश्योरेंस कराता है। आप सभी को इसका एक एग्जाम्पल है, आप सभी ने बार बार मूवी अगर देखी है तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ओल्ड एज में एक पर्सन को दिक्कत आती है। यदि आपने वो मूवी देखी होगी तो आप उस चीज को एहसास कर सकते हैं। ठीक है? तो एक बंदा क्या कराता है कि अगर उसके मन में फियर है कि कहीं मेरी डेथ लेट ना हो, तो लेट ना हो जाए, तो इसलिए वो ओल्ड एज में फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है कि पैसे की फ्रीडम रहे, इसलिए वो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है। तो समझ गए? तो एक तो उसे डर है कि जल्दी ना हो जाए डेथ, और एक डर है कि कहीं देर से ना हो। जल्दी हो गई तो
फैमिली का क्या होगा, इसलिए वो लाइफ इंश्योरेंस कराता है ताकि फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर देर से होगी तो क्या किस लिए कराएगा लाइफ इंश्योरेंस, कि उसे फाइनेंशियली फ्रीडम रहे, पैसे की कोई दिक्कत ना हो ओल्ड एज में जाओ। समझ में आ गई बात, क्लियर है? दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, आ गई बात समझ में? तो क्या दो डर रहते हैं बंदे को? हाँ, डेथ जल्दी ना हो और डेथ लेट ना हो। जल्दी हो तो फाइनेंस परिवार का क्या होगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अगर लाइफ इंश्योरेंस होगा, और अगर देर से हो तो ओल्ड एज में पैसे की फ्रीडम रहे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इस कारण से एक बंदा लाइफ इंश्योरेंस कराता है, इन दो डर के कारण। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब हम देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यदि मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस के टाइप की, तो लाइफ इंश्योरेंस के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्स्ट क्या है भाई? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले ओरली सुनो। इसमें एक बंदा अपनी पूरी लाइफ के लिए इंश्योरेंस करा देता है। क्या करा देता है? अपनी पूरी लाइफ के लिए इंश्योरेंस करा लेता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्लियर है टॉपिक है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहला है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। पढ़िए, अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर इंश्योर्ड सम इज पेड। इंश्योर्ड मीन्स जो अपना इंश्योरेंस करा रहा है उसको पैसा तभी मिलेगा जब डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, जब उसकी क्या हो जाएगी, उसे तो नहीं मिलेगा बल्कि उसके फैमिली को मिलेगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको इंश्योर्ड को, जो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है, उसे पैसा तब मिलेगा जब उसकी डेथ हो जाएगी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है जो पॉलिसी होगी टू रन फॉर द होल लाइफ ऑफ द एश्योर्ड। यानी यहां पर एक बात कहूंगा, जो इंश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड मीन्स ना, इंश्योर्ड जो बंदा इंश्योरेंस करा रहा है उसे यहां पर एश्योर्ड बोला जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में उसे क्या बोला जाएगा? जो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है उसे यहां पर एश्योर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ये इट मींस दैट, तो ये पॉलिसी एश्योर्ड की पूरी लाइफ तक चलेगी। जब तक उसकी लाइफ होगी तब तक ये पॉलिसी चलेगी। ठीक है ना? इन द लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड। इंश्योर्ड को क्या कहा जाता है? इंश्योर्ड को एश्योर्ड कहा जाएगा। इंश्योर्ड समझ रहे हो? जो इंश्योरेंस कराता है। कल भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, क्लियर है? द प्रीमियम ऑन द पॉलिसी, द प्रीमियम, बुक पे फोकस करो। द प्रीमियम, अच्छा है नहीं इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। जो प्रीमियम होगा इसमें, वो प्रीमियम पे किया, प्रीमियम कल बताया था क्या होता है, जो आप किस इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो जो आप इसमें प्रीमियम पे करेंगे वो एक फिक्स टाइम के लिए करेंगे, 20 से 30 साल तक। कितने टाइम तक के लिए करेंगे? 20 से 30 इयर्स तक आप इसमें प्रीमियम जमा करेंगे। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो होल लाइफ का कंसेप्ट आपके क्लियर है क्या? होल लाइफ में कब पैसा मिलेगा एश्योर्ड को? जब उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब एश्योर्ड की पूरी लाइफ तक ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चलेगी। जो इसमें प्रीमियम होगी वो प्रीमियम 20 से 30 साल तक जमा होगी कंपनी के पास। ठीक है ना? 20 to 30 इयर्स। नेक्स्ट है हमारा एंडाउमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है जी? एंडाउमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर इंश्योरर पे ए पर्टिकुलर सम। इंश्योरर का मतलब कंपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट, अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरर पे पर्टिकुलर सम एट द डेथ ऑफ द पर्सन और अटेनिंग ए पर्टिकुलर एज ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। देखो जी, इसमें 3 कंडीशन है एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। या तो जो इंश्योरेंस की अमाउंट है, जो अमाउंट पे की जाएगी, या तो उस बंदे की डेथ होने पे की जाएगी। ठीक है, किस पे की जाएगी? समझ रहे हो? दोबारा रिपीट करता हूं, चलो मैं से समझाता हूं। इसमें जो इंश्योरर होगी, कंपनी होगी, वो पैसे का पेमेंट करेगी 3 कंडीशन होने पर। या तो जो पर्सन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है उसकी डेथ हो जाए, या उसकी एक एज हो जाए। एक एज कह दिया जाए कि जब आपकी 50 साल की एज होगी तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तो या तो उस पर्सन की डेथ हो जाए, या उसकी एक एज आ जाए, या एक फिक्स टाइम कंपनी ने बता दिया इतने टाइम बाद हम आपको पैसा पे करेंगे। तो जो भी जल्दी आ जाएगी वो कंपनी उसका पैसा पे कर देगी।
ठीक है ना। अगर डेथ हो जाएगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दे दिया जाएगा। तो एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या किया जाएगा, 3 कंडीशन होंगी, या तो उस पर्सन की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, या उसकी एक एज आ जाए, या एक फिक्स टाइम कंपनी ने बताया जो भी जल्दी होगी उसके आते ही उसको पैसा पे कर दिया जाएगा। उसे एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।